को, तो ये चीजें होती है। ये क्लियर है? और कोई किसी को कुछ पूछना है? डाउट सेशन अब यहां से खत्म। अब हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक पे जो आज मुझे पढ़ाना है। कल मैंने क्या क्या पढ़ाया है मैं उसे आज आप लोगों को एक बार रिकॉल करा देता हूं, रिकैप करता हूं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने कहा था कल कि लिविंग की अगर बात करते हैं तो कोई भी लिविंग जो होगा उसका यूनिट सेल होगा, और सेल जो होता है, सेल बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। सेल बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, और जिन मॉलिक्यूल से सेल मिलकर बना होता है उन्हें बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इन बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं प्रोटीन, आते हैं कार्बोहाइड्रेट, आते हैं लिपिड, आते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का हमने क्लासिफिकेशन किया। हमने कहा 3 टाइप का कार्बोहाइड्रेट, एक मोनोसेक्राइड, एक ओलिगोसेक्राइड और एक पॉलीसेक्राइड। हमने कहा मोनोसेक्राइड जो होता है उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज और ग्लैक्टोज आता है। ठीक, उसके बाद हमने कहा डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, बहुत सारे शुगर आते हैं, लेकिन हम इसमें से डाइसेक्राइड पढ़ेंगे। तो मैंने आपको तीन डाइसेक्राइड बताया। कहां क्या बताया? 3 डाइसेक्राइड। तो 3 डाइसेक्राइड में लैक्टोज था, और जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बना, सुक्रोज था जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बना, माल्टोज था जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना। फिर मैंने पॉलीसेक्राइड पढ़ाया आपको। पॉलीसेक्राइड में मैंने 2 एग्जांपल दिए, एक दिया स्टार्च का और एक दिया ग्लाइकोजन का। स्टार्च एनिमल के अंदर स्टोर फूड होता है, और ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन एनिमल के अंदर स्टोर फूड होता है, और स्टार्च प्लांट के अंदर स्टोर फूड होता है। क्लियर है? हमने कहा था सुक्रोज के फॉर्म में प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है शुगर, और स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है ना, और लीफ से रूट तक ट्रांसपोर्ट होना है तो किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। स्टोर होना है तो स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर है? फिर मैंने उससे पहले आपको प्रोटीन पढ़ाया था। हमने कहा था प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का पॉलीमर है। क्या है? एमिनो एसिड का पॉलीमर। और एमिनो एसिड का पॉलीमर है तो प्रोटीन में बहुत सारे एमिनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है ना। अगर टुकड़े होंगे उसके तो पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स और प्रोटीओजेस होता है। क्लियर है ये बात भी? इतनी बातें हमने कल की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में। किसके बारे में? लिपिड्स के बारे में। तो आज हम लोग लिपिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनो। लिपिड्स लिपिड्स की बात करेंगे, ध्यान से समझना। लिपिड्स की बात करेंगे, ये इसका कोई यूनिट नहीं है, मोनोमर नहीं है। देखो लिपिड्स में सिंपल लिपिड जो होता है उसको हम लोग वो बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। एक सिंपल लिपिड जो होता है उसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड वर्ड को मैं प्रूव करता हूं कि कभी भी कोई भी लिपिड अगर है तो वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। लिखने बोले हैं, फटाफट लिखना शुरू कर दिए। तो समझो पहले तब लिखना। लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड जो होता है 2 मॉलिक्यूल से बना होता है। एक होता है फैटी एसिड। क्या होता है? फैटी एसिड। ये फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है यहाँ पे ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल। ठीक है, अब यहाँ पे पूछता है व्हाट इज फैटी एसिड। तो फैटी एसिड के बारे में अगर बात करते हो तो फैटी एसिड के बारे में अगर बात कर रहे हो तो फैटी एसिड क्या होता है? तो सबसे पहले स्टार्ट होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है? तो ध्यान से सुनना। फैटी एसिड के बारे में बोलना चाह रहा है कि फैटी एसिड जो होता है वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन अटैच्ड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड उसी आर कॉल्ड फैटी एसिड, आर कॉल्ड फैटी एसिड। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन अटैच विथ कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड। जरा समझोगे, यहां पे कार्बन, ये 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 कार्बन, एक लंबा सा चेन है बड़ा कार्बन का।
और इसमें कहीं ना कहीं अटैच है इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड। ये याद रखना चाहिए तुम लोगों को, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तुमको आएगा, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं जो कि किसी कार्बन के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, अभी कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ना है तुम लोगों को। क्लास 10th में एक चैप्टर होगा कार्बन इट्स कंपाउंड, 6th चैप्टर है शायद। तो वो चैप्टर में तुमको अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी। तो अभी मैंने कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला बता दिया, COOH। तो एक देखो, अब डेफिनेशन को जरा देखो तो क्या है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में यहां देख रहे हो कि लॉन्ग चेन है, यहां देख रहे हो ऐसे लॉन्ग चेन है कि नहीं है, किसका, कार्बन का। उसमें क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या लिखा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन अटैच्ड विद कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड। तो ये क्या है, फैटी एसिड है। ये क्या है, फैटी एसिड है। बात आई समझ में। तो ये फैटी एसिड हो गया। अब हम लोग बात कर, फैटी एसिड समझ में आया। हाँ बोलो। इन बॉन्ड्स का नाम, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहां पे ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये फैटी एसिड का है। अगर हम ग्लिसरॉल भी बना ले और दोनों को जोड़ दे तो लिपिड बन जाएगा। फैटी एसिड तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो। फैटी एसिड, अब जितना फैटी एसिड तुमको अगर यहाँ पे फील करना हो ना, फैटी एसिड को महसूस करना हो, तो फैटी एसिड तुम्हारा जो घी है ना, घी जो घी खाते हो वो फैटी एसिड है। सब्जी में तेल डालते हो, सरसों तेल, वो फैटी एसिड है। नारियल तेल लगाते हो माथा में, फैटी एसिड है। क्या पैराशूट, बात समझे। तो ये फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड भी दो टाइप के होते हैं, वो डिटेल जाओगे तो वो 11th में कभी हमसे मुलाकात करोगे तो हम जरूर पढ़ाएंगे तुमको। ठीक है, तो फैटी एसिड भी दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इससे सवाल मत पूछना हमसे, बस बता दे रहे हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाता है उसे सैचुरेटेड बोलते हैं। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं जमता, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, जैसे घी रखोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे घी जम जाएगा, लेकिन सरसों का तेल नहीं जमेगा। तो घी जो हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, और सरसों का तेल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। अब ये बात तुमको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जब भी तुम खाने का कोई सामान लेते हो ना, मार्केट से खरीदते हो, मैगी खरीदते हो या फिर कोई भी स्नैक्स वगैरह खरीदते हो, तो उसके पैकेट को पढ़ो, पलटो, उसके ऊपर न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखा होगा। उसी में लिखा होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना, एडेड शुगर कितना है, कितना कैलोरी एनर्जी मिलता है। अगर ये सब गिन के खाओगे तो वजन को अपना नियंत्रण कर पाओगे, जो कि हम नहीं कर पाते। ठीक है, हम जबान के टेस्ट के मजबूर इंसान है, समझे बात को। हमेशा हमको कुछ अच्छा ही खाने का मन करता है, जैसे बिरयानी, ठीक है, जैसे कि मोमोज, है ना। हमको तीखा खाना बहुत पसंद है, जैसे पानी पूरी, क्योंकि पानी पूरी में तीखा अपने हिसाब से डलवा सकते हैं। हम सीधा बोलते इतना तीखा डालिए, इतना तीखा तीखा डालिए कि तोते उड़ जाए। चल, ये हो गया बात। तीखा खाना दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो ठीक है, तुम खाने के टाइम में तो खा लोगे, लेकिन अगले दिन जवाब देना होता है। चलो आगे बात करते हैं। लिखना, रुको, लिखना क्या कर दोगे, लिख। यहां पे बोला अगला टॉपिक, अगला है ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, लिखने देंगे, घबराओ नहीं, ग्लिसरॉल है। अगर नहीं लिखने देंगे तो तुमसे सर पूछेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, तो कैसे बताओगे क्या पढ़ा रहे हैं, कॉपी ना दिखाओगे, देखिए ये पढ़ा रहा है। क्या पालक, देखो इधर ध्यान से। तो ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल, पालक खाना सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है, हम बताएंगे किसी दिन। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल जो है, ये ग्लिसरॉल ध्यान से सुनो, ग्लिसरॉल 3 कार्बन का होता है, 1, 2 और 3। तीनों साइड में, आकांक्षा और पलक ध्यान दो इधर, तीनों साइड में लगा होता है H और OH। ठीक है, एक साइड में OH लगा है, इस साइड में हाइड्रोजन और ऊपर नीचे हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल।
क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। और इसी ग्लिसरॉल के साथ में अगर मिल जाए फैटी एसिड, अब देखो हम यहां बना रहे हैं लिपिड बना रहे हैं, ठीक है, लिपिड बना रहे हैं, यही तो दिक्कत है। हाँ, लिपिड किसमें प्रेजेंट होता है? जितना भी चर्बी है सब लिपिड ही तो। कोलेस्ट्रॉल का नाम सुने हो? लिपिड है वो। पता नहीं, कौन? एक्सेस एवरीथिंग इज बैड इंक्लूडिंग अमृत। अमृत का भी सेवन अगर रोज किया गया तो वो क्या है? विष का काम करेगा। बात समझे? और विष तो ऑलरेडी विष है, ठीक है। अब तुम अगर तुम रील्स ही देख रहे हो ना रोज, अगर घर पे जा रहे हो मोबाइल उठा रहे हो रील्स देख रहे हो, वो भी तुम्हारे लिए खतरनाक है, बहुत ज्यादा। क्या? चलो आगे बात करो। तो यहां पे मान लेते हैं ये एक ग्लिसरॉल है, ठीक है, और इस ग्लिसरॉल के साथ में अब हम लगा देते हैं फैटी एसिड। तो यहां लगा दिए हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड 1, ठीक है। अगर एक फैटी एसिड लग जाए ग्लिसरॉल के साथ, बाकी जगह हम नॉर्मल रखें चीजों को, यहां पे OH, यहां पे OH, समझा रहे? और ये देखो ग्लिसरॉल के साथ हम क्या लगाया है? फैटी एसिड। कितना फैटी एसिड लगाया है? बोलो। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? मोनोग्लिसराइड। क्या बोलेंगे? मोनोग्लिसराइड। क्या बोलेंगे? मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड किसको बोलेंगे? एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल अगर जुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे? मोनोग्लिसराइड, ठीक। अब यहां पे फिर एक ग्लिसरॉल बनाते हैं, 1 2 3, यहां पे लगा दिए हैं हम, यहां पे लगा दिए एक फैटी एसिड, यहां लगा दिए कितना? दूसरा फैटी एसिड, और ये जो हो गया हमारा वापिस क्या हो गया? OH। अब बताओ इस ग्लिसरॉल के साथ में कितना फैटी एसिड है? इस ग्लिसरॉल के साथ में कितना फैटी एसिड है? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड। क्या हो गया? डाइग्लिसराइड। समझ रहे बात को? तो ये मोनोग्लिसराइड हुआ जब एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल था, और एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड है तो क्या हो गया? डाइग्लिसराइड। अरे बोल, डाइग्लिसराइड। अगर यहां पे मैं बोलू 1 2 3, बाकी जगह H, यहां भी H, ये H, ये H, ये H, अब बाकी जगह लगा देंगे फैटी एसिड। फैटी एसिड 1। अभी बताओ ये मोनोग्लिसराइड है कि डाइग्लिसराइड? अभी मोनोग्लिसराइड है। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ट्राइग्लिसराइड। तो यहां पे बोला, यहां पे क्या बोल रहा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड होगा तो क्या कहेंगे? इसीलिए ना सोता है, इसीलिए नींद आती है तुमको। स्टैंड जो यहां लगा देता है ना, तो हेड को पता चल जाता है चलो रेस्ट मिल गया, आराम करो। इसके बाद कुछ देर बाद तेरी ये जो बीमारी है तेरे आसपास में फैलेगी। नींद इतना खतरनाक चीज है, अगर तुम क्लासरूम में लेके आ गए, धीरे धीरे तुम अगर 10-10 मिनट 2-2 अलग अलग बेंच पे बैठे तो बहुत जल्दी तुम सबको सुला दोगे। बात समझा? हाँ, एक बंदा को अगर नींद आएगा वो सबको नींद लगा सकता है, पूरे क्लास को, यहां तक कि टीचर को। एक दिन मेरे साथ ये हो चुका है। एक बार हम किसी बच्चे का डाउट सॉल्व करवा रहे थे, एक बार आ गया नींद में एक तो बच्चा नींद लेके, ठीक है, वहां पे उस बेंच पे 3 बच्चा बैठा था, तो वो नींद लेके आया तो कुछ देर हाफ यॉर्निंग वार्निंग किया, उसके बाद कुछ देर बाद बगल वाला करने लगा, ठीक है, और बगल वाले के बाद फिर कुछ देर बाद उसके बगल वाला करने लगा, ठीक, और उन तीनों के बाद कुछ देर बाद हम भी करने लगे। गधा कहीं का नींद लेके आ गया। हम इतना मस्त एकदम काफी ज्यादा हम ये थे, फ्री फील कर रहे थे और एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक थे, लेकिन एक बकलोलवा की वजह से सबको नींद आ गया। समझ गया? तेरे लिए हानिकारक है।
आज के क्लास में? तुमको आ रहा है थोड़ा बहुत भी 5% आ रहा है ना? इसी की वजह से याद तुम्हारे वजह से खो गया होगा, यही दो चीज हुआ होगा। कोरोना वायरस की तरह ही है, पड़ोसी से फैलता है। तो यहां हो गया ये ट्राइग्लिसराइड। क्या हो गया? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को ही हम लोग ट्राइग्लिसराइड को ही हम लोग सिंपल लिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल लिपिड। बात समझे? अच्छा, एक बात और मजे की बात बताए, एकदम ओरिजिनल चीज है, दिखाए? दिखाते हैं। कल हम बोले थे थोड़ा सा बात किसके बारे में, तो हम कल फॉस्फोलिपिड के बारे में बोले थे। बस कुछ मत लगाओ, यहाँ पे H3PO4 लगा दो, ये फॉस्फेट। जैसे ही यहां फॉस्फेट लग गया, नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, यहां पे अगर तुम फॉस्फेट लगा दिए तो ये H3PO4 अगर लगा दिए, इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोलिपिड। हाँ पूरा, ये पूरा फॉस्फोलिपिड है। कल जो हम मेम्ब्रेन बता रहे कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना है, अब तू स्टैंड लगा ले गधा। ये पूरा जो फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड में बस यहाँ फॉस्फेट लगा और इस लिपिड का नाम पड़ गया फॉस्फोलिपिड। लेकिन इसका नाम ट्राइग्लिसराइड नहीं होगा, इसका नाम फॉस्फोलिपिड हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड नाम नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें फॉस्फेट लग गया। लेकिन हम तुम लोग को ये बात तो पढ़ा रहे नहीं है, ये बात तो हम तुमको 9th में पढ़ाते हैं, अगर सेल पढ़ा रहे होते तो। फैटी एसिड, तो समझ में आई बात? अगर तुम लिपिड खाए, क्या खाए? लिपिड खाए, तो लिपिड का जब डाइजेशन होगा, तुम्हारे स्टमक से डाइजेशन शुरू हो जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो पहले बड़े बड़े फैट टूट के छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, पहले बड़ा सा फैट टूट के छोटा बनेगा, उसी को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, पढ़ाने वाले हैं हम। ये बोर्ड में काफी अच्छा पूछता है ये क्वेश्चन। बड़े फैट मॉलिक्यूल छोटे फैट मॉलिक्यूल में टूटता है और इसको बाइल जूस तोड़ता है। बाइल जूस का नाम सुने हो? लीवर जो सीक्रेट करता है पित्त पित्त पित्त, वही। तो बड़े फैट को छोटे फैट में कन्वर्ट करता है, और छोटा फैट टूटने के बाद वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में आ जाता है। इस ट्राइग्लिसराइड को तोड़ेगा डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड को तोड़ेगा मोनोग्लिसराइड में, मोनोग्लिसराइड को तोड़ के ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को अलग किया जाएगा, और देन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, देन वो हमारे बॉडी में एंटर करेगा। इसीलिए तुम लोगों को ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाद डाइजेशन पढ़ाना है हमको। बहुत ज्यादा, जितना तुमको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, उसका दुगना से भी ज्यादा फैट एनर्जी देता है, दुगना से भी ज्यादा। अगर तुमको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देगा, है ना, 1 ग्राम कोई शुगर, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देगा, वो देगा तुमको कितना किलो कैलोरी एनर्जी? 4.0 किलो कैलोरी एनर्जी देगा 1 ग्राम फैट। लेकिन अगर वही 1 ग्राम जो है प्रोटीन रहता, तो ये भी 4 पॉइंट समथिंग देता, 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी, किलो कैलोरी एनर्जी। लेकिन अगर इसी फैट के प्रोटीन की जगह 1 ग्राम फैट अगर होता, तो ये देता 9.1 या 0 किलो कैलोरी एनर्जी, दुगना से भी ज्यादा। और फैट जगह भी कम लेता है। जैसे तुम्हारे पास एक बैग कॉइन्स हो, 1 रुपए का सिक्का, तुम उसको कम जगह में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, नोट में कन्वर्ट कर ली, है ना। 1 लाख का कॉइन्स है, तो 1 लाख का नोट अगर 10 रुपए का रहा तो काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन वही अगर 500 का नोट हुआ तो 1 लाख इतने में आ जाएगा। और अगर तुम उसी से डायमंड खरीद लो 1 लाख से, तो इतना सा डायमंड होगा। वही है, ये जो फैट है ना, डायमंड है, डायमंड हमारे शरीर के एनर्जी के लिए। बात समझ रहे हो? तुम कितना काम करोगे ना, तब थोड़ा सा कम होगा।
बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज। वैसे तो नॉर्मली करोगे तो पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा शरीर का। तुम दौड़े, मान लो तुम निकले आज दौड़ने के लिए, आज 5 किलोमीटर दौड़ के आएंगे, तो तुम आए गए 5 किलोमीटर दौड़ के तुम सोचोगे कि फैट मेरा कम हो जाएगा ना, ये तो तुम एक समोसा के बराबर दौड़े। एक समोसा जो तुम खाए हो उसका एनर्जी तुम अभी 5 किलोमीटर दौड़ के आए हो तो खर्च हुआ। अब सोच कितना फैट वाले का, जो पानी पूरी तलता है रिफाइन में, वो है रुचि गोल्ड, सबसे लो लेवल का पाम ऑयल। हाँ जम जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाता है, सबसे लो लेवल का पाम ऑयल है। ठीक है, क्योंकि सबसे सस्ता पाम ऑयल है। पानी पूरी खाना है घर में बना के खाओ, ठीक है, मम्मी को बोलो बना के खिलाए। लेकिन तुम उसका खा रहे हो ना तो गंदा, इतना बेकार गंदा सब पानी पूरी बनाता है वो लोग। आलू जब ब्रश करेगा, दबाएगा, इधर से निकलेगा जैसे दबाएगा पांचों साइड से निकलेगा। एक बार क्या हुआ था, एक हम कॉलेज गए हुए थे, कॉलेज से आ रहे थे, एक भैया पानी पूरी बेच रहे थे। ठीक, तो हमको चलो कि भूख लगा था हल्का फुल्का, सोचे चलो खा लेते हैं। तो जब गए खाने के लिए, हम बोले भैया पानी पूरी खिलाइएगा। तो अब बेचारा जो है ना क्या किया, मतलब आलू वालू थोड़ा इसे मिलाया, मिलाने के बाद उसके बाद वो चम्मच से जो पानी घोला तो उसका हाथ इतना डूब गया। ठीक है, तो इतना हाथ जो है बिल्कुल साफ था, चकाचक। बाकी यहां से यहां तक पूरा बॉडी पे पसीना ही पसीना। ये देख के हमारा हिम्मत काम नहीं किया पानी पूरी खाने का। हम बोले भैया हम आते हैं, कुछ देर बाद खाएंगे। वहां से सरक लिया। भैया तुम्हारा पूरा बॉडी में पसीना है तो इतना दूर पसीना क्यों नहीं है? सारा पसीना कहाँ मिला है वो तुम पानी पूरी में? इमली को जो छान रहा था, इमली को ग्लव्स लगा के थोड़ी ना छान रहा है। इमली पानी में डाल दिया, कहाँ का पानी था नहीं था, इमली फूल रहा एकदम, उसके बाद उसको निचोड़ा तो नाखून का सारा गंदगी तो पानी के साथ चला गया उसमें, उस पानी डाल दिया उसको टैंकर में। ये है पानी पूरी। चलो हाँ बोल। एक दो दिन में नहीं फैट पिघलता है लगभग। हाँ बिना खाए तो तुम महीनों रह सकते हो। हाँ तुमको भूख का एहसास होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा फैट, बॉडी का फैट टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट पहले खत्म होता है। हमारा बॉडी को सबसे पहले जो खाना पसंद है एनर्जी बनाने के लिए, वो है कार्बोहाइड्रेट। जो हम लोग खाते हैं चावल रोटी, तुरंत एनर्जी बना लेता है इंस्टेंट में। बात समझे? ये होता है। चलो अब तुम लोग लिखना चाहोगे? चलो लिखो तो जल्दी से। ट्रांस फैट नहीं जानना है? ये तो पिछला साल का है रे। हाँ ये कैसे हो गया? तो पहला पेज में ये पढ़ाए थे हम लिपिड से, यही है ना फर्स्ट? हाँ चलो ठीक। हाँ पूछो ना क्या चीज। चलो अब अगला टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिज्म। क्या है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो यहां पे अगला टॉपिक हमारा है मेटाबॉलिज्म। ध्यान से सुनो, बात कोई नहीं करेगा। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। हाँ अब यहां से समझ लो, ये सारे वर्ड्स तुम्हारे बुक में है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है ध्यान से समझोगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन विच, बात नहीं करो रे, विच परफॉर्म
इन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम। जो भी केमिकल रिएक्शन किसी लिविंग सिस्टम में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो किसमें चलेगा? लिविंग सिस्टम में, उसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब केमिकल रिएक्शन जो भी लिविंग सिस्टम में चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां मान लिया ये सेल है और इस सेल के अंदर में मान लेते हैं प्रोटीन जो है ये टूट रहा है, प्रोटीन टूट रहा है और प्रोटीन टूट टूट के छोटा छोटा टुकड़ा बना है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अमीनो एसिड्स। तो ये जो टुकड़ा है इस प्रोटीन का टूटना क्या कहला रहा है? मेटाबॉलिज्म। बात समझ रहे हो? या किसी सेल के अंदर, या किसी सेल के अंदर यहां पे, ये किसी सेल के अंदर यहां पे मान लो कोई फैटी एसिड है, ठीक है, या कोई ग्लिसरॉल है, ठीक है, ये दोनों जुड़ के क्या बना रहा है? लिपिड बना रहा है। तो ये भी क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। तो इसको भी क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। बात समझ रहे हो? या किसी सेल के अंदर में, या किसी सेल के अंदर में बहुत सारे ग्लूकोज मिलके यहां पे कोई बड़ा मॉलिक्यूल, कोई ग्लाइकोजन बना रहा है। क्या बना रहा है? ग्लाइकोजन बना रहा है। किससे बना है? ग्लूकोज से। तो बहुत सारा ग्लूकोज जुड़ के जो है वो ग्लाइकोजन बनाया। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। फिर स्टैंड लगा था, मोए कान के नीचे दिमाग तंदुरुस्त हो जाएगा। यहां पे ग्लूकोज जुड़ के क्या बना रहा है? ग्लाइकोजन। क्या बना रहा है? तो बहुत सारा ग्लूकोज जब स्टोर होके ग्लाइकोजन बना दिया तो ये भी क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। बोलो रे, यहां भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखो इस केमिकल रिएक्शन में चीजें बन रही है, छोटी छोटी चीजें से कोई बड़ी चीज बन रही है। इस केमिकल रिएक्शन में छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बन रही है। इस केमिकल रिएक्शन में कोई बड़ी चीज टूट के छोटी छोटी चीजें बन रही है। बात समझ रहे हो? तो या तो केमिकल रिएक्शन से कुछ टूट के छोटा छोटा चीज आ गया, या तो केमिकल रिएक्शन में बहुत सारा चीज मिलके कोई बड़ा चीज मिल गया। दोनों में केमिकल रिएक्शन ही हुआ है। इसी के बेसिस पे मेटाबॉलिज्म को हम लोग दो टाइप में बांटते हैं। कितने टाइप में बांटते हैं? दो टाइप में। तो यहां पे हम मेटाबॉलिज्म को दो टाइप में बांटेंगे। तो मेटाबॉलिज्म जो होगा वो दो टाइप का होगा। मेटाबॉलिज्म जो होगा वो दो टाइप में होगा। ये मेटाबॉलिज्म कितने टाइप में होगा? दो टाइप। एक होगा क्या? तो एक होगा कैटाबॉलिज्म। क्या होगा? कैटाबॉलिज्म होगा। और एक होगा एनाबॉलिज्म। क्या होगा? एनाबॉलिज्म। बात समझ रहे हो? एक होगा कैटाबॉलिज्म और एक क्या होगा? एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कितना टाइप? कौन कौन? मेटाबॉलिज्म कितना टाइप? कौन कौन? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब दोनों बात को जल्दी से समझ ले। चलो अब यहां पे मान लेते हैं, अगले पेज में चलते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म जो होता है, देखो ध्यान से याद रखने का तुमको ट्रिक भी दे रहे हैं। बॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का याद रखने का क्या ट्रिक जानना है तुमको? तो कैटाबॉलिज्म में यहां पे ध्यान से देखो, यहां लगा है काटा, फिर है बॉलिज्म, है कि नहीं है? तो काटा का वर्ड का मतलब समझ लो, काटते हैं किसी चीज को तो छोटा छोटा टुकड़ा आता है कि नहीं आता है? तो यानी समझ लो ब्रेक डाउन। क्या समझ लो? तो यहां पे कैटा का मतलब समझ लो, यहां पे ब्रेक डाउन। क्या? ब्रेक डाउन। तो यहां पे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गया, ये ब्रेक डाउन प्रोसेस हो गया। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इट इज, क्या बोलते हैं? इट इज ब्रेक डाउन प्रोसेस। इट इज कैसा प्रोसेस? ब्रेक डाउन प्रोसेस। ये ब्रेक डाउन प्रोसेस है। जैसे तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं ब्रेक डाउन प्रोसेस का।
रिस्पायरेशन नाम सुने हो? रिस्पायरेशन स्कूल में तो पढ़े ही होगे थोड़ा बहुत। यहां पे रिस्पायरेशन इसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज है, समझो इधर, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े रहो। यहां रिस्पायरेशन में क्या हो गया कि ग्लूकोज जो है, तुम वहां से उत्कर्ष इस बेंच पे आ जाओ, तो इस रो में वहां लास्ट बेंच चले जाओ या आगे आ जाओ, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा मुझे, या तो तुम लास्ट बेंच पे उधर बैठ जाओ या यहाँ बैठ जाओ फर्स्ट बेंच पे। हाँ ठीक है। ग्लूकोज जो है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस। ग्लूकोज की कंपनी चाहिए। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ ये टूटता है और यहां पे ये बनाता है क्या, तो ये बनाता है एटीपी, 36 या 38 एटीपी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन के साथ और ये एनर्जी दे रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, तो बताओ बड़ा मॉलिक्यूल किस साइड है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट राइट सही लिखे है ना? लेफ्ट साइड बड़ा मॉलिक्यूल है या राइट साइड बड़ा मॉलिक्यूल है? लेफ्ट साइड। ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें कार्बन 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है ना? तो इन सब के साथ, और वहां तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये तो फ्री फॉर्म में है, तो ये एक ब्रेकडाउन प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? तो अब तुमसे पूछेगा कि बताओ बाबू कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल, तो क्या दोगे तुम उसको? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। अब बताओ, रिस्पायरेशन तुम्हारा टॉपिक है, मेटाबॉलिज्म वर्ड कहीं ना कहीं तो तुम्हारा बुक तो यूज किया ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता बिना मेटाबॉलिज्म के। वो तुमको अब पूछ देगा कि बताओ कि जो रिस्पायरेशन है वो कैटाबोलिक प्रोसेस है या एनाबॉलिक प्रोसेस है, ब्रेकडाउन प्रोसेस है, सिंथेसिस प्रोसेस है, ऐसा पूछ सकता है। डाइजेशन भी कैटाबोलिज्म, क्योंकि शुरू से लेके आखिरी तक फूड क्या होता है, टूट रहा होता है। तो ये कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। राइट। अब हम लोग बात करेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या बात करेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस। तो एनाबॉलिक प्रोसेस की बात करो, एनाबॉलिक प्रोसेस की बात करो, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म की बात करो। कैटाबॉलिज्म पढ़े, एनाबॉलिज्म पढ़े, तो यहां पे एनाबॉलिज्म में ही समझना ध्यान से कि ये जो एनाबॉलिज्म में इस वर्ड का मतलब होता है सिंथेसिस। क्या होता है? सिंथेसिस। यानी ये जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस जो होगा इसको तुम डिफाइन कर सकते हो, इट इज सिंथेसिस प्रोसेस। इट इज सिंथेसिस प्रोसेस। अब जैसे एग्जांपल देंगे तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे अगर इसका एग्जांपल लेके समझे हम लोग, तो एग्जांपल में यहां पे देखो, अब तुम जैसे बात करते हो यहां पे सिंथेसिस प्रोसेस में, तो याद करो इसका एग्जांपल लिखोगे क्या? इसका एग्जांपल में लिखोगे तुम फोटोसिंथेसिस। क्या लिखोगे? फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है इसी का एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहां पे बोल रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6CO2 प्लस 12H2O, 12H2O। ठीक, और ये देता है किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या देता है ये? तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये देता है ग्लूकोज, C6H12O6, और क्या देता है? 6O2 देता है, और क्या देता है? 6H2O देता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन यहां पे होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन में यहां पे देख रहे हो, अब कंपेयर करो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जो ग्लूकोज है,
दोनों में सबसे बड़ा कौन है? ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो बहुत सारे कार्बन, लगभग 6 कार्बन डाइऑक्साइड को मिला मिला के क्या बनाया? ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोटा मॉलिक्यूल, ग्लूकोज क्या? बड़ा मॉलिक्यूल। तो यहां पे बना रहा है ना कोई बड़ा चीज छोटे चीज से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? एनाबॉलिज्म। हाँ 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 बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी कहलाएगा एनाबॉलिज्म। बात समझ रहे हो? जब भी कोई चीज बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। और कोई चीज टूट रहा है तो कैटाबॉलिज्म। ठीक है। भिंडी का भुजिया कौन कौन खा के आया? खाते हो? ये तो सब रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। भिंडी का सब्जी, तौबा तौबा। भिंडी का भुजिया माशाल्लाह, है ना। परवल आलू का भुजिया भी ठीक है, मतलब अगर उसको लॉन्गिट्यूडनली बनाया गया तो माशाल्लाह। परवल का सब्जी, तौबा तौबा। ठीक है। भुजिया अभी के टाइम में भुजिया वाला आइटम ही ठीक है। ठीक है। और लिक्विड वाला सब्जी तो चलो ठीक है, गोभी करी है एक लिक्विड वाला सब्जी, चलो ठीक ठाक लगता है। हम अच्छा, ये वही हम ये पूछना चाह रहे थे कि आज परवल आलू कोई ना कोई खा के आए हो, भिंडी खा के आओगे, कोई कोई बरबट्टी खा के आए होगे। ठीक है। कुछ ना कुछ तो खा के आए होगे, दिन में खाए होगे ना कुछ ना, दाल भात चोखा खाए होगे। हम आज दाल भात चोखा खाए। ठीक है। तो जो तुम खाए हो वो टूट रहा होगा, वो ब्रेक डाउन प्रोसेस है। और ये जो ब्रेक डाउन प्रोसेस है वो क्या है? कैटाबॉलिज्म। क्या है? कैटाबॉलिज्म। तो और तुम्हारे बॉडी में सारा खाना मिल मिल के एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, और तुम काम नहीं कर रहे हो, और तुम्हारे बॉडी में फैट डिपॉजिट होता जा रहा है, बॉडी में चर्बी बनती जा रही है, वहां फैट का सिंथेसिस प्रोसेस हो गया, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एनाबॉलिज्म। समझे बात को? एकदम बिल्कुल आसान है, सिंपल है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। हम समझे कि आप सबको समझ में आया ये? बोलो जल्दी से इसको लिख डालो। अगला टॉपिक जो हम लिखने वाले हैं वो पहले लिख ही देता, पहले लिख ही देता लो। ठीक है, पहले ही लिख दिए, जल्दी से लिखो। अगला टॉपिक लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस ध्यान से सुनो, है बकलवा से ध्यान से। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ध्यान से सुनो। कह रहा है कि आप जो जी रहे हो, यानी आप अभी यहां जिंदा सब बैठे हो, कोई ऐसा है जो मरा हुआ है? कौन? अंकित। सब यहाँ पे कैसे हैं? जिंदा बैठे। हम भी पढ़ा रहे जिंदा है। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, ये जिंदा रहने के लिए, तुम खुद को जिंदा रखने के लिए क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हो जिसके वजह से तुम जिंदा हो। अगर वो काम नहीं करोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। तुम्हारे जिंदा रहने में जो जो एक्टिविटी हो रही है, तुम बैठे हो सांस ले रहे हो, क्या सांस बंद कर देंगे जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। तो जिंदा रहने में क्या सांस लेना जरूरी है? अरे बोल रहे। तो इसको हम लोग, ये जो सांस लेने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम लोग इंक्लूड करते हैं लाइफ प्रोसेस में। जैसे तुम खाना खाते हो जिंदा रहने के लिए, अरे बोल, जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हो? ए पलक मुच्चल, जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हो, तो ये भी क्या है? लाइफ प्रोसेस। डाइजेशन क्या है? लाइफ प्रोसेस। उसके बाद तुम जिंदा रहने के लिए बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अगर तुम्हारा ब्लड का ट्रांसलोकेशन रोक दे, ट्रांसपोर्टेशन रोक दे, तो जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो गया? लाइफ प्रोसेस का पार्ट हो गया। जिंदा रखने में जो जो चीज सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारे बॉडी में रोज वेस्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? तुम बॉडी से वेस्ट निकालते हो पर डे? नहीं निकालते? निकालते हो। सबके बॉडी में वेस्ट बनता है और सब पर डे अपना बॉडी से वेस्ट निकालता है। तो ये जो वेस्ट निकाला जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रेशन। क्या बोलते हैं?
अगर बॉडी से वेस्ट नहीं निकाला गया तो बंदा जिंदा रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये भी एक्सक्रेशन हो गया। तो एक्सक्रेशन भी किसका अंदर आ गया? लाइफ प्रोसेस के अंदर। नहीं आया? लाइफ प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम यही तुमको कहना चाह रहे हैं, जीने के लिए जो भी एक्टिविटी कोई लिविंग करता है, जो भी एक्टिविटी ओनली जीने के लिए कर रहा है, घर बनाने के लिए नहीं, BMW खरीदने के लिए नहीं, जीने के लिए, जो कि अमीर और गरीब सबको करना है, बैक्टीरिया या हर एक लिविंग को करना है, हर एक लिविंग। धरती पे जितना लिविंग है, जितना सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके पास सेल है, वो सभी ऑर्गेनिज्म को जिंदगी जीने के लिए जो भी एक्टिविटी करनी होती है खुद को जिंदा रहने के लिए, उन सभी एक्टिविटीज को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। बात आई समझ में? तो आपके बुक में बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखा हुआ है, बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। बात आई समझ में? तो यहां पे अर्थ पे जिंदगी बिताने के लिए तुमको जो भी एक्टिविटी करना पड़ रहा है, वो सभी एक्टिविटी को किसमें इंक्लूड किया है? लाइफ प्रोसेस में। जैसे खाना खा जो रहे हो, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? आप खाना खा रहे हो तो खाना खाना है ना, खाना खाना, फूड लेना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किस में आता है? लाइफ प्रोसेस में। किस में आता है? लाइफ प्रोसेस में। इसके अलावा बॉडी से वेस्ट निकालना है तो क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। किस में आएगा? लाइफ प्रोसेस में। हमारे बॉडी से चीजों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन भी किसका पार्ट है? लाइफ प्रोसेस का पार्ट। नहीं समझ रहे हो? एक्सक्रेशन भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, न्यूट्रिशन भी। उसके बाद और क्या करते हैं हम लोग करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ये भी जरूरी होता है। अगर तुम देख नहीं पाओ, सेंस नहीं कर पाओ, तुम्हारे अंदर चीजें कंट्रोल नहीं होंगी सही तरीके से, तो तुम्हारा ब्रेन काम नहीं कर पाएगा, तुम्हारा बॉडी को कोऑर्डिनेट। अगर तुम्हारा ब्रेन डाइजेशन नहीं करा रहा, डाइजेशन कराने में काम नहीं कर रहा, तुम खा रहे हो, तुम्हारा ब्रेन वोमिटिंग करवा दे रहा है, ले तो रहोगे जिंदा? नहीं रहोगे। तो इसीलिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी क्या होना चाहिए? जरूरी है। किसके लिए? लाइफ प्रोसेस के लिए। इसके अलावा और भी चीजें जो एक जिंदा इंसान करता है, ग्रोथ करता है। ग्रोथ करते हो नहीं करते हो? हमेशा कितना टिड्डा सा हो, पैदा हुए थे इन्ना सा आए थे, 1 फीट का हो गए, मुश्किल से 1-1.5 फीट का, लेकिन आज तुम 6 फीट का हो, 5 फीट का हो, 7 फीट का हो। किसके वजह से? ग्रोथ की वजह से। बात आई समझ में? लेकिन ग्रोथ और भी चीजों का होता है। हमारे स्किन पे भी कहा गया रे, यही था तो आहा बच गया। चलो, उसके बाद तुम और भी चीजें करते हो, ग्रोथ, मूवमेंट। तुम्हारे बॉडी में कई सारे मूवमेंट होती है, वो भी तुम्हारे किसके लिए? लाइफ प्रोसेस के लिए, है ना। और भी क्या है मूवमेंट के अलावा? ग्रोथ, मूवमेंट, और क्या है? रिप्रोडक्शन। और क्या है? रिप्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है लाइफ प्रोसेस के लिए। रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा
तुम रिप्रोड्यूस नहीं करोगे, तुम्हारी पीढ़ी तो यही खत्म हो गई ना। नहीं, अरे रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है रे, बहुत जरूरी, खाने से भी ज्यादा रिप्रोडक्शन जरूरी है। हाँ, अगर रिप्रोडक्शन का पावर तुम्हारे फादर मदर से छीन लिया जाता तो तुम लोग को इस बार वोट्स देने की जरूरत नहीं होती, कोई टेंशन नहीं। क्या रहेंगे नहीं तो टेंशन क्या चीज का, तो वही चीज है। तो और अगर इस जनरेशन में हमारी बात कर रहे हैं, हमारी रिप्रोडक्शन की पावर छीन ली जाएंगी तो आगे दुनिया खत्म हो जाएगी। तुमको लगता होगा 60 साल, लेकिन 60 साल क्या छीना जाएगा तो सबसे न छीना जाएगा। प्लांट से भी रिप्रोडक्शन छीना जाएगा, बैक्टीरिया से भी रिप्रोडक्शन छीना जाएगा। बैक्टीरिया तो यहाँ पे घंटा 20 मिनट में रिप्रोड्यूस कर लेता है। बैक्टीरिया खत्म, प्लांट खत्म, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन प्लांट में नहीं जाएगा। प्लांट में नाइट्रोजन नहीं गया तो प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा नहीं, प्लांट प्रोटीन बनाएगा नहीं। प्लांट प्रोटीन बनाएगा नहीं तो प्लांट का बॉडी में सेल्स बढ़ेंगे नहीं। प्लांट में सेल्स बढ़ेगा नहीं तो प्लांट डेथ कर जाएगा। प्लांट डेथ कर जाएगा तो तुम क्या खाओगे? बैक्टीरिया। तो वही, जब तुम खाने के लिए तुम्हारे पास कोई फूड ही नहीं है तो जिंदा रहोगे? खत्म क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। मर कौन गया? इंसान या हर एक लिविंग। बात समझे? तो इसीलिए रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ही जरूरी है, पीको के रिबोटवा से भी ज्यादा जरूरी। बात समझे? चलो, ये बात आई समझ में? तो ये सारी चीजें जो है ये लाइफ प्रोसेस में आती है, और इन सारी चीजों को अब हम लोग जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन। क्या है? हाँ 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 हाँ, और क्यों नहीं होगा? रिस्पिरेशन भी होगा कि बिल्कुल होगा। रिस्पिरेशन नहीं होगा तो एटीपी कैसे बनाओगे? डाइजेशन तो न्यूट्रिशन में ही आ गया, फिर भी अलग से लिख देते हैं लोग डाइजेशन। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो खड़े हो, इसके पास बैठो, नहीं उसके पास। हाँ, अरे ट्रांसपोर्टेशन बोले तो उसी में ना चला गया भाई मेरे। ट्रांसपोर्टेशन में ही सर्कुलेशन आता है, समझे? ये बात समझ में आई? आगे बढ़े? और तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं रहे? चलो अच्छे से। अब आगे बात करेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद हम लोग डाइजेशन वगैरह पढ़ लेंगे, फोटोसिंथेसिस इसी में पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, फिर देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से पहले रिस्पायरेशन, उसके बाद फिर डाइजेशन भी हो ही जाएगा। उसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे, लेकिन काफी समय लगने वाला है, लेकिन कोशिश करेंगे एकदम। तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? इसी स्पीड में पढ़ाएंगे जिस स्पीड में तुम समझ रहे हो, वह नहीं देंगे। ये स्पीड समझ में आ रहा है? अरे बोल। हाँ, इसी स्पीड में समझेंगे। चलो, ये बात क्लियर है? अगले पेज पे चले। चलो, अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहले न्यूट्रिशन वर्ड को डिफाइन करना होता है। न्यूट्रिशन वर्ड को डिफाइन किया जाए तो इसको बोला जाएगा प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइज टेकिंग इन फूड ही होता है, उसमें लिखा हुआ जा देख। अरे फूड को अंदर लेते हो कि टेक के हाथ में फूड लेते हो? टेकिंग फूड ले लिया हाथ में, हो गया न्यूट्रिशन, जब तक ये इन नहीं जाएगा। सब प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट कॉल्ड क्या? न्यूट्रिशन। इसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। बकलवा सब लिख रहा है, हम समझ रहे हैं तुम लोग का फीलिंग को, हम समझते हैं ना। तो लोग सोच रहा होगा
है। अब टाइम खत्म कम होने है, थोड़ा सा टाइम बचा है, पट से लिख लेते हैं, नहीं तो लास्ट में बैठ के लिखना होगा। हम समझते हैं तुम लोग का इमोशंस को, बकलवा पहले समझो। तो फूड लेने का जो प्रोसेस उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। लेकिन न्यूट्रिशन जो होता है ना, फूड, इस न्यूट्रिशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? न्यूट्रिएंट के बारे में। तो क्या होता है न्यूट्रिएंट? तो न्यूट्रिएंट होता है, लिखने बोले, हाँ देख इधर ध्यान से, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट्स ऑफ, बोल रही, फूड। फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शादी में आया है, दूल्हा हो, रुमाल दें। शादी में दूल्हा सब है ना, मुंह पे ऐसे रुमाल रखते रहता है, तो वही मुंह पे ऐसे झांपे है, गधा कहीं का। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या कहलाएगा? न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूट्रिएंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या कहलाएगा? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप जैसे इसके एग्जांपल समझो। एग्जांपल में यहाँ पे, अभी सबका पेन छीन लेंगे हम। यहां पे बोला, इसके एग्जांपल में हो गया कार्बोहाइड्रेट। नाम सुने हो क्या? बोलो। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म पता है तुमको? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म नहीं पता? कितना टाइप में बांटा इसको? 3 टाइप। कौन कौन? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। और जो पॉलीसेक्राइड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसमें स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है। और जो सिंपल फॉर्म है वो कौन है? मोनोसेक्राइड। सिंपल कौन है? तो मोनोसेक्राइड में जो जो है सब सिंपल। जैसे एग्जांपल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज और माल्टोज तो डाइसेक्राइड है, मैनोज और ग्लैक्टोज, ये सारे सिंपल शुगर है, सारे सिंपल शुगर है। तुम्हारा एस्चान जब तुम पढ़ोगे तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट का भी नाम लिया है, उसके बाद सिंपल शुगर का भी नाम लिया है, कॉम्प्लेक्स शुगर, स्टार्च का भी नाम लिया है। हम तो तुमको ये डिटेल पढ़ा दिए लो। अब तुमको स्टेटमेंट में कुछ घुमा फिरा के बोलेगा, सब समझ में आएगा। सिंपल बोल रहा है तो ग्लूकोज को बोल रहा है, क्यों बोल रहा है तुमको पता है? वो तो बस बोला कि ग्लूकोज जो है यहाँ पे ऐसे बोल रहा है, देखोगे यहाँ पे एकदम बोल रहा है कि कहां गया, हाँ सबसे पहला पॉइंट न्यूट्रिशन में, फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, ये बोल रहा है। देख, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है? सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज। तो यहां पे और देखोगे, ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर, नहीं दिख रहा है? सिंपल शुगर ऑल्सो कॉल्ड, दूसरा। अ मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। समझा वैसे क्यों जरूरी है? हाँ, ये कंपोनेंट सारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कोई ना 3 टाइप में आप बांटे, सारा कार्बोहाइड्रेट में आ गया। कॉम्प्लेक्स फॉर्म पॉलीसेक्राइड है, सिंपल फॉर्म मोनोसेक्राइड। कट गया? आजा, हाँ बात समझे? और सुन, और फूड के कंपोनेंट्स क्या है? और फूड के कंपोनेंट्स क्या है? प्रोटीन्स। और फूड के कंपोनेंट बता। लिपिड्स, जानते हो? इनका नाम सुने हो? आ गया ना तुम्हारा चैप्टर के अंदर, तुरंते आ गया। देख, आज पढ़ा, आज आ गया। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में इन्हीं से एनर्जी मिलती है। ये सब जो है ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। बात आई समझ में? तो इन्हीं से एनर्जी मिल रही है। लेकिन 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 सबसे ज्यादा पसंदीदा जो है हमारा बॉडी को, वो कौन है? मोस्टली क्या, क्या बोलेंगे उसको? ज्यादा पसंद है कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलेंगे? मोस्ट अबंडेंट नहीं, हाँ मोस्ट क्या लेगा? बैठ जाओ,
ये बताओ, ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पसंद है, क्या लिखेंगे? पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। रे शांति से बैठे रहो, शांति से। मोस्ट पॉपुलर कार्बोहाइड्रेट होता है एनर्जी बनाने के लिए। मोस्ट पॉपुलर फॉर, फिर देखेगा अभी पढ़ाने में डिस्टर्ब करेगा कदा। मोस्ट पॉपुलर फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? कार्बोहाइड्रेट। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट में अगर यहां पे एकदम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोला, कौन सा कार्बोहाइड्रेट बोल रहा है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स में बोलोगे ग्लाइकोजन। क्या बोल रहे हो? ग्लाइकोजन बोल रहे हो। और क्या बोल रहे हो? स्टार्च बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? स्टार्च। और सिंपल की बात करो तो, सिंपलेस्ट की बात करो तो, सिंपलेस्ट की बात करोगे तो यहां पे ग्लूकोज हो गया। और बोलो, मैनोज हो गया। और बोलो, लैक्टोज, ग्लैक्टोज हो गया। और बोलो, ग्लैक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया। ये सब सिंपल फॉर्म है। लेकिन इसमें भी, इन मोनोसेक्राइड में भी सबसे ज्यादा जो पसंद किया जा रहा है, वो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है किसको? ग्लूकोज को। मोस्टली पॉपुलर, इन सब पॉपुलैरिटी में भी सबसे ज्यादा ये है पॉपुलर, ग्लूकोज। बात आई समझ में? सबसे स्लो डाइजेशन जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड का होता है। ठीक है, तुम नोटिस करना, जिस दिन नॉनवेज खाओगे उस दिन खाना जल्दी नहीं पचेगा, लेकिन जिस दिन दाल भात चावल खाओगे खाना तुरंत पच जाएगा। रोटी आलू खाओगे, रोटी अगर खा रहे हो, रोटी के साथ आलू का कोई सब्जी खा लो, तुरंत पच जाएगा। लेकिन वहीं पे आलू का पराठा खा लो, जल्दी नहीं पचेगा। आलू का पराठा में तुम पहले ऑयल डाले ना, तेल डाले ना, तो उसको टाइम लगेगा पचने में। लिपिड डाल दियो तुम उसको, बात आई समझ में? अब ब्रेड खा लोगे जल्दी भूख लगेगी, ठीक है, ब्रेड खा लोगे जल्दी पच जाएगा। टोटल कार्बोहाइड्रेट बोलो। आलू, हाँ, तो बहुत इतना सा ऑयल डाले हैं, उतने में 10 आदमी का सब्जी बना, 5 आदमी का बना। तुम उतना ही ऑयल या 2 उससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी मतलब जितना तुम ओवरऑल सब्जी में डाले उतना ऑयल में तुम 2 ही 3 उतना का तुम पराठा खा गए। उतना ऑयल से 3 पराठा तो कम से कम तुम खाओगे। जितना सब्जी में ऑयल डाले उतना तो तुम्हारा 3 पराठा में चला गया। बात आई समझ में? तो ये सारी चीज स्लो पचता है। तो ज्यादातर वर्किंग जो लोग होते हैं, जो मतलब जिम वगैरह एक्सरसाइज करते हैं, वो इसको हटा देते हैं अपना डाइट से, कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट लिपिड को। वो अपना डाइट में किसकी मात्रा रखते हैं? प्रोटीन्स की। क्यों रखते हैं? क्योंकि प्रोटीन्स की मात्रा वो इसलिए रखते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन स्लो होता है। प्रोटीन का डाइजेशन क्या होगा? स्लो होगा। और भूख कहां लगता है? स्टमक में, पेट में। एनर्जी कम पड़ती है तो तुमको भूख नहीं लगता है, ये स्टमक खाली हो जाता है तो तुमको भूख लगता है। बात समझ रहे हो? तुम जैसे प्रोटीन खाए तो वो स्टमक में ज्यादा देर तक रहेगा, तो ज्यादा देर तक स्टमक भरा रहेगा तो पेट खाली महसूस होगा नहीं, तब भूख महसूस नहीं होगा तुमको। लेकिन तुम अगर रोटी सब्जी खा गए पट से, वो कया पच गया और आगे बढ़ गया, उससे न्यूट्रिशन तो तुम्हारे बॉडी को एनर्जी न्यूट्रिशन मिल गया, लेकिन भूख भी फिर लग गया। ले खाए भी, ब्लड में कमी नहीं है, फूड का, ब्लड में एनर्जी का कमी नहीं है, ग्लूकोज का कमी नहीं है, लेकिन तब भी पेट में क्या है? भूख। लेकिन अगर वही प्रोटीन खाते, तुम चना खाओ, चना खाओगे जल्दी पचवे नहीं करेगा, जल्दी पचेगा नहीं तो पेट में रखा रहेगा। अब पेट में रखा रहेगा तो लॉन्ग टाइम तक तुमको भूखे नहीं लगेगा। जब भूख तुमको लॉन्ग टाइम तक नहीं लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब है शरीर उस समय बॉडी का सारा ग्लूकोज को तोड़ तोड़ के एनर्जी बना लेगा, या फैट को भी तोड़ लेगा। समझे? तो इसीलिए जो है जिम में जाने वाले लोग प्रोटीन लेते हैं डाइट में।
डाइट में अपना। बात आई समझ में? तो न्यूट्रिएंट समझ में आया, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट समझ में आया। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगला हेडिंग डाल देता है, अभी रुको। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। पहले लिखो, यहां से था, कहां से? यहां से ना, लिखो